हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 15वें प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने रीजनिंग के 14 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, वह विकल्प चुनें जिसका तीसरे शब्द के साथ ठीक वैसा ही संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द के साथ है। तो कह रहा है, रसोई अनुपाते प्रशीतक समानुपाते स्नानाघर अनुपाते क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्नानाघर में क्या होता है? गीजर लगा होता है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ए में है टेलीविज़न, बी में है गीजर, सी में है माइक्रोवेव ओवन और डी में है सिलाई मशीन। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्नानाघर में गीजर लगा होता है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, यदि पहेली समानुपाते समाधान तो निबंध समानुपाते क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो पहेली का समाधान किया जाता है, उसी प्रकार निबंध को क्या किया जाता है? निबंध को लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निबंध समानुपाते लिखना हो जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, अनुपस्थित पद का चयन करें। अब यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दी गई है, इस पर अनुपस्थित जो है यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पद आएगा। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ए के बाद क्या हो रहा है? इसका पहला ए है, इसका पहला बी है, इसका पहला सी है, यानी कि ए के बाद बी हो रहा है, बी के बाद सी हो रहा है, और सी के बाद डी हो रहा है, डी के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, और ई के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? एफ हो रहा है, यानी कि पहले स्थान पर क्या आ गया? ई आ गया। अब यहाँ देखते हैं, सी के बाद क्या हो रहा है? डी, डी के बाद ई, यानी कि सी डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, और एफ के बाद क्या होगा? जी, और जी के बाद क्या होगा? एच, यहाँ पे दिया हुआ है। अब बीच में अंक कौन सा आएगा? तो ई जी आप देख लीजिए, ई जी आपका किस ऑप्शन में है? तो ई जी आपका 3 ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि बीच वाला आपको पता करना पड़ेगा। तो 2 है, 4 है, 8 है, 16, यानी कि दूना हो रहा है, सीधे सीधे देखने पर आपको पता चल रहा है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी आप क्या हो जाएगा? 32, और 32 दूनी क्या होता है? 64, यानी कि ई 32 जी। ई 32 जी आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों में से भिन्न आकृति की पहचान करें। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला है समचतुर्भुज, दूसरा है त्रिभुज, तीसरा है समांतर चतुर्भुज और चौथा है समलंब चतुर्भुज। तो बहुत ही आसान है, आप बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बी क्यों राइट होगा? बी त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं से बना होता है, और बाकी जो आपके समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये सभी 4 भुजाओं से बनी हुई आकृति होती हैं। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित नाम समूहों में से असंगत की पहचान कीजिए। अब नाम दे रहा है यहाँ पे अमरूद, तरबूज, सलाद पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती और अनार। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट कौन सा है? तो डिफरेंट आपका हो जाएगा सलाद पत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सलाद पत्ता सब्जी के अंतर्गत आता है, और बाकी जो आपके दिए गए हैं यहाँ पे अमरूद, तरबूज, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार, ये सभी आपके फल के अंतर्गत आते हैं। आइए 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न कह रहा है, यदि एक कूट भाषा में MIND को IMDN के रूप में लिखा जाता है तो GAME को उसी कूट भाषा में किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, MIND यानी कि ऊपर लिखा है MIND और नीचे भी MIND ही लिखा हुआ है, बस केवल स्थान परिवर्तन कर दे रहा है। कैसा कर रहा है? यहाँ देखिए, I को इधर कर दिया, M को इधर कर दिया, D को यहाँ कर दिया, N को यहाँ कर दिया। तो आप सेम चीज़ यहाँ करेंगे, A को इधर कर देंगे और G को यहाँ पे कर देंगे, E को यहाँ पे कर देंगे और M को यहाँ पे कर देंगे, यानी AGEM, यही आपका राइट आंसर हो गया। AGEM ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 6वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है, नीचे दर्शाई गई आकृति में यदि पंचभुज को एक बार वामावर्त 270 अंश घुमाया जाता है और त्रिभुज को 2 बार दक्षिणावर्त 270 अंश घुमाया जाता है तो परिणामित आकृति कैसी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि जो बाहर वाली आकृति है इसको एक बार 270 अंश घुमाया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और अंदर वाली आकृति को 2 बार 270 अंश क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त घुमाया जा रहा है। तो अगर आप इसको घुमाते हैं 270 अंश, तो ये वाला सिरा जब यहाँ आएगा तो 180 घूम गया, और ये वाला सिरा इधर आएगा तो 270 घूम गया, यानी आपको आकृति कैसी मिल जाएगी? इस प्रकार की आकृति कुछ आपको मिल जाएगी यहाँ पे। अब ये आकृति आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है?
तो दो ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी और डी में, दो ऑप्शन तो आपका कट गया। अब अंदर वाली आकृति को आपको घुमाना है 270 अंश 2 बार क्लॉकवाइज। तो 270 अंश 2 बार घुमाएंगे तो 270 दूनी कितना होता है 540, यानी कि जब 360 घूमेगा तो फिर से उसी आकृति पे आ जाएगा। तो 360 हम घटा देते हैं, तो 360 घटाएंगे कितना आ गया 180। अब इस आकृति को हम क्लॉकवाइज 180 घुमा देंगे, वही हमारा 270 अंश 2 बार घूम जाएगा। तो अगर इसको हम 180 घुमाते तो ये वाली सिरा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी इस तरह से आपको आकृति प्राप्त हो जाएगी। और यह आकृति आपको किस में दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है, मंच पर प्रदर्शन कर रहे एक बच्चे की ओर इंगित करते हुए दर्शकों में से एक व्यक्ति ने कहा, वह शिल्पा की पुत्री का भाई है। कौन? जो मंच पर प्रदर्शन कर रहा है वह शिल्पा की पुत्री का भाई है। तो शिल्पा और इनकी पुत्री हैं और इसका भाई, ये कौन है? वह लड़का है जो मंच पर प्रदर्शन कर रहा है। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, शिल्पा मेरे पुत्र की माँ की सास की बहू है। शिल्पा मेरे मतलब उस व्यक्ति के पुत्र की माँ की सास की बहू है। तो व्यक्ति के, यहाँ पर व्यक्ति बना लीजिए, व्यक्ति के पुत्र की माँ मतलब इनकी पत्नी हो जाएगी। व्यक्ति के, फिर से देख लीजिए क्या कर रहा है, शिल्पा व्यक्ति के पुत्र की माँ की सास की बहू है। तो पुत्र के माँ की सास मतलब इनकी माँ हो जाएंगी, इनकी माँ होगी, और इनकी बहू कौन है? शिल्पा है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, आगे कह रहा है, यदि वह व्यक्ति शिल्पा का पति नहीं है, मतलब यह व्यक्ति शिल्पा का पति नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति की माँ की बहू ये है शिल्पा, तो यानी कि यहाँ पर इसका, इस व्यक्ति का कोई भाई भी होगा और इनकी शिल्पा क्या है? पत्नी होगी, तभी तो ये बहू होगी इनकी। अब देखिए आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, तो उसका मंच पर मौजूद बच्चे के पिता से क्या संबंध है? तो बच्चे के पिता से, बच्चे के पिता कौन हुआ? ये हुआ, और इसका इससे क्या संबंध है? भाई का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित क्रम स्थापन का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न कह रहा है, यदि उपरोक्त क्रम में से सभी संख्याएं और प्रतीक निकाल दिए जाएं तो सभी संभावित 3 अक्षरों के संयोजन की कुल संख्याओं की पहचान करें। तो अगर अंक और प्रतीक निकाल दिए जाते हैं तो 3 अल्फ़ाबेट यहाँ पे बचते हैं, 1 2 और कौन? यहाँ पे 3। अब कह रहा है इनको कितने तरीके से संयोजित किया जा सकता है, यानी कि लिखा जा सकता है। तो 3 बच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है? 3 × 2 × 1 गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 6 कम 6, यानी कि 6 तरीके से इनको लिखा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है, 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो 19 जून 2019 किस दिन पड़ेगा? तो 19 जनवरी 2018 से 19 जनवरी 2019 ये आपका 1 साल हो गया, और 1 साल में 1 ऑड डे होते हैं। अगर लीप ईयर है तो 2 ऑड डे होंगे। तो 2018 आपका लीप ईयर नहीं है, यानी कि 1 ऑड डे होंगे। तो 19 जनवरी 2019 तक का कितने ऑड डे हो गए? 1 ऑड डे हो गए। अब आगे आपको 19 जनवरी के बाद देखना है। तो 19 जनवरी के बाद जनवरी में कितना दिन बचा? तो 12 दिन, चूँकि 31 की जनवरी होती है, 12 दिन बचा ये। और उसके बाद जनवरी के बाद फरवरी 28 का होगा, चूँकि 19 भी आपका लीप ईयर नहीं है तो 28 का होगा। और उसके बाद जनवरी, फरवरी, फिर मार्च और अप्रैल, और उसके बाद मई, और जून में कितना है? 19 जून आपका कह रहा है 19 जून। अब यहाँ पे देखिए, इसको निकालिए कितने 8 डे सब महीने में हो रहे हैं। तो 7 चौक 28, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे 28 और 3 31, 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया, यानी ये सब कट गए। इसमें 8 डे कितने बचे? इतने बचे। और यहाँ पे 7 दूनी 14 और 14 5 19, यहाँ पे 5 8 डे बचा, 7 कम 7, 7 5 12, ये 8 डे बचा। और 1 8 डे आपका यहाँ पे है। टोटल ऐड कर लीजिए और 7 से आप भाग दे दीजिए। तो 5 5 10, 5 15, 3 18 और 1 19, टोटल कितना हुआ? 19 8 डे हुआ। इसमें 7 से जब आप भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 14 5 19, यानी कि 5 8 डे आपको मिल रहा है। कितना 8 डे मिला? 5 8 डे। और कह रहा है आपसे कि 19 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। तो शुक्रवार के बाद आप 5 दिन और आगे काउंट कर लीजिए। शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया, बुधवार।
बहुत ही आसान है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो आप रिपीट करके देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो सही नहीं है, यानी कि जो गलत है वही आपको ढूंढना है। बेन आरेख बनाया गया है, बकरियां हैं, बकरियों के अंदर क्या है, शेर है और कुछ बकरियां गाना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कुछ शेर बकरियां नहीं है, कुछ शेर बकरियां नहीं है, यहाँ पे सभी शेर बकरियां हैं, तो ए वाला ही आपको गलत मिल गया, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो गया। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है यदि हम अंक 3 और 6 को तथा चिन्ह धन और भागा को परस्पर परिवर्तित करते हैं लेकिन चिन्ह ऋण और गुणे को परिवर्तित नहीं करते हैं तो नीचे दिए गए व्यंजन का मान क्या होगा, आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कह रहा है 3 को 6 से और धन को भागा से बदलना है, तो यहाँ पे आपका 9 और 3 के स्थान पे 6 हो गया, और ये आपका प्लस के स्थान पे क्या हो गया, भागा हो गया। 4 8 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे भागा है तो धन हो गया, 6 के स्थान पे 3 हो गया, और यहाँ पे गुणे वैसे ही रहेगा, 1 और 3 के स्थान पे 6 हो गया, और माइनस 6 के स्थान पे 3 हो गया, 3 के स्थान पे 6 हो गया। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो 48 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 और धन यहाँ पे देखिए 16 तियाँ 48 और ऋण 36, तो 48 और 2 50, 50 में से 36 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्पों में दिए गए सूचना के किस अंश की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी। प्रश्न कह रहा है राजन रमेश से छोटा है और रमेश जॉर्ज से लंबा है, तो राजन जो है, राजन रमेश से छोटा है, यहाँ रमेश हो गया, और आगे कह रहा है कि रमेश जॉर्ज से लंबा है, तो रमेश जो है वो जॉर्ज से लंबा है। अब जॉर्ज और राजन इन दोनों के बीच का रिलेशन नहीं दिया हुआ है, और आपसे पूछ क्या रहा है उनमें से सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा कैसे बताएंगे, इनका कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन में इन दोनों का आपको रिलेशन ढूंढना है। तो देख लीजिए, तो रमेश सबसे लंबा ये नहीं होगा, जॉर्ज रमेश ये भी नहीं होगा, जॉर्ज राजन से लंबा है, यहाँ आपको मिल गया ऑप्शन नंबर 3 में जॉर्ज जो है राजन से लंबा है, तो ये इससे लंबा हो गया, और ये रमेश इससे लंबा हो गया। तो सबसे छोटा कौन है आप ज्ञात कर लेंगे, यानी कि अतिरिक्त जानकारी ऑप्शन नंबर सी आपको देनी पड़ी। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है विकास और सुजीत की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। तो विकास और सुजीत की वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में आयु क्या है, 5:4 के अनुपात में है। आगे कह रहा है 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद यानी कि +3 कितना हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है सुजीत की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। तो आयु का अंतर हमेशा समान होता है, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या 4 वर्ष पहले कुछ भी कहेगा, आयु का अंतर हमेशा समान होता है। यहाँ पर देखिए 5 और 4 यानी कि 1 का अंतर है, यहाँ 11 और 9 2 का अंतर है। अंतर समान नहीं है तो हमको अंतर समान करना पड़ेगा, नीचे के अंतर से ऊपर गुणा और ऊपर के अंतर से नीचे गुणा, यानी यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ अंतर 1 आ रहा था तो यहाँ पर 1 से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ 5 दूनी 10 और 11, और यहाँ पे 4 दूनी 8 और ये 9 हो गया, यानी 8 और 10 के बीच में 2 का अंतर हो गया, 9 और 11 के बीच में 2 का अंतर हो गया। अब अंतर समान हो गया। अब देखिए यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, 8 से कितना हो गया 9, 1 की वृद्धि हो रही है। निकालना तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से कर देंगे, और निकालना क्या है हमको, सुजीत की वर्तमान आयु। सुजीत की वर्तमान ये है, तो सुजीत की वर्तमान आयु कितनी होगी, 4 दूनी 8, कितना हो गया 8 त्रिक 24, 24 वर्ष। यही हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में कुल आयतों की संख्या कितनी होगी। आयत की संख्या निकालनी है, इसकी सबसे आसान ट्रिक है जितने रो हैं और जितने कॉलम है उसकी नंबरिंग कर लीजिए। तो रो कितने आपके, 4 रो हैं यहाँ पे और 4 कॉलम हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सबको ऐड कर लीजिए, 4 3 7 2 9 और 1 10, यहाँ पे 10 हो गया, इसको भी ऐड कर लिए, 4 3 7 2 9 और 1 10, और इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 10 गुणे 10 बराबर कितना आ गया 100। तो कुल आयतों की संख्या कितनी हो गई, 100। यही हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसका राइट आंसर 100 होगा। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न में कह रहा है दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। हर अक्षर का प्रयोग उतनी ही बार किया जा सकता है जितनी बार उनका प्रयोग शब्द में हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है MUTATE। अब इससे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। EAT, तो EAT बनाया जा सकता है। दूसरा देखिए TEAT,
TEAT ये भी बनाया जा सकता है। तीसरा MUTE ये भी बनाया जा सकता है। चौथा अपने आप सही हो गया, यानी कि चौथा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। 3 आपके बनाए जा सकते हैं, एक ऑप्शन बचा हुआ है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। टिक करके आप आगे बढ़ जाइए। देख लीजिए आप MEET लिखा हुआ है, यहाँ ई केवल एक बार आया हुआ है, तो यही आपका नहीं बनाया जा सकता। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में एक पासे की 2 स्थितियां प्रदर्शित की गई हैं। यदि संख्या 4 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत 6 है तो संख्या 3 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत कौन सी संख्या होगी। यहाँ कह रहा है आपसे 4 के बिल्कुल विपरीत कौन है, 6 है, तो ये आप 6 लिख लीजिए यहाँ पे। अब 4 के बाद आप इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, फिर यहाँ 6 है, आपको पता है विपरीत है 4 का, तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो 4 के बाद क्या आ रहा है, 3 और 2, तो 3 और 2 लिख लीजिए। 6 के बाद क्या आ रहा है, 1 और 5, तो 1 और 5, यानी 3 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया, और 2 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 3 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत कौन होगा, तो 3 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत होगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। कथन कह रहा है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो यहाँ पे आप बना लीजिए, ये आपका कुत्ते हो गए, सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां हैं। आगे कह रहा है कुछ बिल्लियां बाघ हैं। अब ये बिल्लियां आपकी यहाँ तक हम बना लेते हैं, तो कुछ बिल्लियां क्या हो गई, बाघ हो गई, कुछ बिल्लियां बाघ हैं। सभी बाघ शेर हैं। अब सभी बाघ जो हैं ये क्या हैं, ये शेर हैं, सभी बाघ शेर हैं। कोई शेर गधा नहीं है, कोई शेर गधा नहीं है, नहीं है, क्रॉस कर दीजिए। अब आपसे निष्कर्ष कर रहा है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो सही बात है, बिल्ली आपके यहाँ से यहाँ तक इसमें से कुत्ते भी हैं, तो यानी कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो पहला आपका राइट हो गया निष्कर्ष। दूसरा देखते हैं। बी कह रहा है सभी शेर बाघ हैं, तो सभी शेर बाघ हैं, सभी शेर बाघ नहीं है, सभी बाघ शेर हैं, यानी कि दूसरा आपका यहाँ पे गलत हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा सी कह रहा है कुछ गधे बाघ हैं, कुछ गधे और बाघ, गधे बाघ तो यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि तीसरा अपने आप गलत हो गया। तीसरे में कह रहा था कुछ गधे बाघ हैं, तो गधा यहाँ पे है, बाघ यहाँ पे है, इनका कोई रिलेशन ही नहीं है। डी कह रहा है कोई बाघ गधा नहीं है, कोई बाघ गधा नहीं है, यानी कि चौथा आपका राइट हो गया। तो 1 और 4 यही आपका सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर केवल निष्कर्ष ए और डी आंसर करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका 18वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न भी कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन ₹10 का अर्थदंड लेता है। अब निष्कर्ष कह रहा है महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा, और दूसरा कह रहा है सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा। तो यहाँ कह रहा है प्रतिदिन के हिसाब से ₹10 लेगा, यह महंगी और सस्ती की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर दोनों जो आपका निष्कर्ष है, पहला भी गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं। तो 20वें प्रश्न में कागज़ को फोल्ड किया है और फोल्ड करके उसमें कुछ कट लगाए हैं, और यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन देख के बताना है कि इसको ओपन करने के बाद कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। 20वें प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्नों को हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।